हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपने पीएमएफआईएस के चैप्टर को और बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, ईएसजी के बारे में, या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज ईएफए के। ईएफए भी बोला जाता है इसे। इको सेंसिटिव जोन्स जो होते हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं विच आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। कहाँ नोटिफाई होते हैं? दे आर नोटिफाइड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरियाज ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। होंगे आपका ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी और रिजर्व फॉरेस्ट भी। वैसे तो ये सारे के सारे, आपको एक चीज़ तो पता नहीं, सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज ही होते हैं वैसे चारों, राइट। इसके अलावा इनका जो बाप होता है, कहाँ गया बाप? ये रहा, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि उसके अंदर तो सारी चीज़ें समझ आती है ना। ये है तो प्रोटेक्टेड एरियाज ही ना। ऐसा बोल सकते हो इन चारों में से कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, उसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं आता? आता है। वो बस राइटर आपको अलग टर्म मेंशन करके दे रहा है प्रोटेक्टेड एरियाज के बाद, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटेक्टेड एरियाज इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। इसके अलावा फिर वो आपको बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको पूरा लिख लेना वैसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास, नेशनल पार्क के आसपास और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास कुछ जो उनका दायरा होता है, मान लो कि ये एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके आसपास इतना एरिया, इसको डिक्लेयर कर देते हैं एज इको सेंसिटिव जोन्स। अब ये कुछ नहीं है, इस कंसेप्ट को समझना हो ना, मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताऊँ, ये आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स जानने पड़ेंगे कि कभी ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। ये देखो, इंडियन पेनिनसुला को कंसिडर करो एक बार। यहाँ है इसका पानी, कितने नॉटिकल माइल हमारी बाउंड्री होती है? 200 नॉटिकल माइल्स। पानी के अंदर जो नॉटिकल माइल्स वाला एरिया होता है, इसके आसपास हम कौन से जोन्स बनाते हैं? ये पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब ये जो इंडियन ओशन और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के बगल में, क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्या कहते हैं? क्या होता है ये? EEZ, EEZ। अरे पूरा बोलो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अरे कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है, थप्पड़ मार लो बस अपने, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो इसको ये कहते हैं। अब एक बात बताओ, इंडिया की बाउंड्री से लगता ये एरिया था मयूर, जिसमें है ना, मतलब जो आपका पानी वाला पार्ट था, वहाँ से लगता हुआ एरिया था, तो आप इसको क्या कह रहे हो? EEZ, है ना। अब ऐसे ही अगर किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगता हुआ एरिया है, यानी कि ये मान लो, ये तो जोन्स हो गए, कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। तो श्रेया, ये जो इसकी बाउंड्री है निर्वैर, ये भी एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौरव, राइट। यहाँ तक तो पूरा है। उसके अंदर डिवीजन है ना, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन, है ना, ये है। इसके आसपास लगता हुआ कुछ किलोमीटर का, कुछ मीटर का हिस्सा कैसे डिक्लेयर करा जा सकता है? एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ESC। डिफरेंस समझ, मतलब ये फ़र्क समझ गए और कंसेप्ट जान गए कि कैसे इससे मिलता जुलता है EEZ से ये, है ना। किसी भी एक नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास वाला एरिया, जस्ट लाइक भारत में जो पानी वाला इलाका है, जो कि हमारा 200 नॉटिकल माइल की जो भारत की जो वाटर बाउंड्री है, उससे साथ लगता एरिया में एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सेटअप करे जा सकते हैं भारत के व्यापार को, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि जिसमें भारत के फिशरमैन ही मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकें, या जो भी है, मतलब जैसा भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बाउंड्रीज़ के आसपास,
नेशनल पार्क की बाउंड्रीज के आसपास और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री के आसपास, आप उनको क्या कहोगे? इको सेंसिटिव जोन्स। एक बात याद रखना, कभी कभार जो एक्ट होते हैं और जो रूल्स होते हैं, तो यूपीएससी जो उन एक्ट या रूल्स में जो शब्द मेंशन होते हैं सिर्फ उसी पे खेलता है। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इको सेंसिटिव जोन्स एक ऐसे एरियाज होते हैं जो कि नोटिफाई करे जाते हैं, एक तो प्रिम्स का क्वेश्चन ये बन सकता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस किस के लिए ये डिक्लेयर करे जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो अब चौथी चीज़ अपने मन से मत जोड़ना। आप जो भी प्रोटेक्टेड एरिया सोच रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है कि क्या एक जू के आसपास का एरिया नहीं डिक्लेयर करा जा सकता, या ज़रूरी है कि वो इन सीटू कंजर्वेशन वाला एरिया एक्स सीटू नहीं हो सकता। आप सारी चीज़ें सही सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात आ जाती है उसके आसपास का सारा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके आसपास के कुछ कुछ एरियाज़ को जहाँ पर सेंसिटिव स्पीशीज रह रही है, इको सेंसिटिव जोन आराम से डिक्लेयर करा जा सकता है। लेकिन क्योंकि रूल्स और सरकार के एक्ट, या फिर जब इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करा जाता है, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंतर्गत जब ये 3 ही बातें बोली जाती है, 3 ही शब्द बोले जाते हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करना, ठीक है। मैंने ऐसे एनवायरनमेंट के और आईआर के बड़े सारे क्वेश्चंस अपने खुद के गलत करवाए हैं, उसके बेसिस पर मैं आपसे बता सकता हूँ। मैं चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट कर देता था कि अगर ये है तो हाँ ये भी तो होता ही होगा वर्क नहीं करता है, ठीक है। जब whenever it comes to acts and regulations, उसके अंतर्गत जब आप कुछ आंसर देने की कोशिश करते हो तो होता ही होगा इज नथिंग, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ गई। तो इको सेंसिटिव जोन्स कौन कौन से 3 एरियाज के लिए हमारे देश में डिक्लेयर करे जा सकते हैं करेंटली? प्रोटेक्टेड एरियाज नंबर 1 कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी नेशनल पार्क, तीसरी कैटेगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसको अगर A4 शीट पे उतार रहे हो ना श्रेया, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो इको सेंसिटिव जोन है ना, ताकि ये 3 आप कंफ्यूज ना करो। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताकि चौथा कोई आप चाहकर भी ना डाल सको, ठीक है। अभी यही है। उसके बाद समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ूँ, बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक जो चला, अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ही एक्शन प्लान था। इसने ये बोला था राज्य की जो सरकारें हैं उनको क्या डिक्लेयर करना चाहिए, जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास 10 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, जो 10 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए एज इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन, कैसा भी कुछ भी करके बोलो, EFA, ESC, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आप लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहे हो श्रेया, वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर भी हमने वेटलैंड रूल्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ देखा था। इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पर ले आना, अभी नहीं बाद में चलकर मैं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या कुछ भी हो तो उधर एक स्टिकी नोट ये भी लगा देना इस वाली लाइन का कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जब चलता था, या जब whenever it comes to declaration of eco sensitive zones या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान निकाला था, वो ये बोलते थे, उसमें ये रूल था, रेगुलेशन था, एक प्रिंसिपल था कि राज्य की सरकार जो है वो किसी भी एरिया को जो कि बाउंड्री लगकर मिलता हो किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया से, उसको डिक्लेयर कर सकती है राज्य की सरकार एज इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो वो कितनी किलोमीटर के बाउंड्री एरिया के अंदर फॉल करना चाहिए? 10 किलोमीटर। अगर आप ध्यान से सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ो ना, सिर्फ इस पॉइंट को, बाकी ऊपर नीचे चीज़ों को गोली मारो, इससे मयूर बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और 4-7 स्टेटमेंट तो यहीं से निकल सकती हैं, है ना। एक तो ये प्लान, मिनिस्ट्री ने राज्यों की सरकारों के लिए रूल रखा, कितनी बाउंड्री, किसके लिए, 7वां होता है प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या डिक्लेयर करा जा सकता है, इको फ्रेजाइल जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स, कौन सा एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 10 स्टेटमेंट तो मुझे साफ साफ यहीं दिख रही हैं मेरी नज़रों में, 10 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इससे, ठीक है।
और आज भी इसलिए यूपीएससी इन सब टॉपिक्स के बारे में पूछता है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं क्वेश्चन। समझ गए? आगे बढ़े तो द पर्पस ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज वॉज टू प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द नेशनल पार्क्स। अब ये पार्क वाली बात उन्होंने गलत लिख रखी है, टू प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ताकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे कैन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर और एज अ ट्रांजिशन जोन, इनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, याद करो प्रीवियस लेक्चर, इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन स्टेटस किसके पास और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फंडिंग किसको मिलेगी? 1, 2, 3 या 4, कहाँ से कहाँ बढ़ती चलेगी बताओ? 1 to 4 एग्री करते हो सब लोग इस पे? नेशनल पार्क के बियॉन्ड तो कोई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन या गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दी जा सकती ना, इसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं ना। लेकिन उसके आसपास के एरिया में ये भी ज़रूरी है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने एक नेशनल पार्क को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे दी, उसके अंदर 3 एरियाज बना दिए, कोर एरिया, कोर रीजन, बफर रीजन, ट्रांजिशन रीजन, ये बना दिया लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये भी तो जरूरी है, सिर्फ उस नेशनल पार्क के अंदर की क्यों बात करें हम लोग, उसका कुछ कुछ बाउंड्री भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और रूल्स में क्या बोला गया, नेशनल प्लान में क्या बोला गया, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की सरकारों को क्यों दी गई? वाई स्टेट गवर्नमेंट्स? क्योंकि लोकेशन कहाँ होती है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की? किसी ना किसी राज्य के अंदर तो लोकेट होंगे ही ना वो, और स्टेट ऑफिशियल्स अच्छे से मैनेज करेंगे, स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं लोकल टोपोग्राफी, लोकल ज्योग्राफी को, है ना, लोकल कम्युनिटीज़ को। तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना अच्छा तो नहीं लगेगा वहाँ पर, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग भी रह रहे होते हैं कभी कभार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास, है ना। तो इनको एक हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए अब जब भी ये बात हो रही है ना कि एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर क्या, कि कल को वहां पर कोई खतरा ना आ जाए, या फिर दे आर एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन कैसे? नेशनल पार्क के बाहर सब कुछ सेफ है, नेशनल पार्क के बाहर सब कुछ सेफ है, तब तो कोई खतरा नहीं है स्पीशीज को। अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर ये नेशनल पार्क है, इसके बाद तो कोई खतरा नहीं है स्पीशीज को, इसके बाहर खतरा है, इसके अंदर तो कोई खतरा नहीं है ना, उल्टा बोल रहा था, सॉरी, अंदर तो कोई खतरा नहीं है, बाहर तो खतरा है ना। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के बाद अब ये नहीं कह सकता कि यहां पर सब कुछ अंदर खतरा नहीं है, लेकिन यहां खतरा है। अब यहां पर अगर जो खतरा है बिल्कुल बाउंड्री पर, तो वो खतरा अंदर भी तो आ सकता है। अब आप कहोगे सर ये खतरा खतरा बोल रहे हो, एक एग्जांपल देके जरा समझाओ। सारी बातें छोड़ो, फ्लोरा को पकड़ लो, एनिमल्स को गोली मारो एक बार के लिए। फ्लोरा, आसपास साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करी गई, ये पाया गया। अच्छा मुझे बताओ, जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व क्या होता है? फॉरेन एजेंट कौन चला आता है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने, इनको बर्बाद करने? वेरी गुड, इनवेसिव एलियन स्पीशीज। एग्जाम्पल देना ऐसी किसी स्पीशी का? प्रोसिपिस, जूलीफ्लोरा, जूलीफ्लोरा, ठीक है, याद है 2018 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब यहां पर ये देखा जाता है कि एकदम से नेशनल पार्क के बाहर निकलकर ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल
ये सोचो कि हमें प्रोटेक्शन सिर्फ अंदर अंदर करनी है, यार कुछ 10 किलोमीटर तक भी यार कुछ ज़रूरी हो सकती है प्रोटेक्शन। हो सकती है कि नहीं हो सकती है बताओ? ठीक है, आप समझ गए कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर कैसे चल रही है। कहीं आप ये सोचो कि नेशनल पार्क में और क्या कर दिया जाएगा, ज़्यादा फॉरेस्ट ऑफिशियल बढ़ा दी जाएंगे, क्या बढ़ा दी जाएंगे? अंदर कुछ नहीं, अब जो करना है बाहर करना है। यार आप अपने घर के अंदर सेफ बैठे हुए, आपका एक बंगलो है 2000 गज का और बहुत बड़ा एक लैंड एरिया है, आप कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखोगे अपने दरवाजे पे, आप खुद संभाल लोगे पूरी प्रॉपर्टी को। लोग फेंसेस लगवाते हैं, दरवाजे लगवाते हैं, सब कुछ लगवाते हैं, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो द पर्पस ऑफ इको सेंसिटिव जोन वॉज टू प्रोवाइड, कीवर्ड यही है इसके अंदर, मोर प्रोटेक्शन टू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर और ट्रांजिशन जोन, ताकि बाहर जब सब कुछ प्रोटेक्ट रहेगा तो अंदर कोई विपत्ति, कोई आपदा नहीं आ सकेगी। दे विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, बाहर अगर सब कुछ प्रोटेक्टेड है तो चेतावनी मिल जाएगी ना एक। ये है जो विड्थ होगी इको सेंसिटिव जोन की एंड द टाइप ऑफ रेगुलेशन, इट में वेरी फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया टू एरिया। जनरली को क्या बोला गया था, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहे हो, लेकिन ये क्या थंब रूल है क्या? इसमें क्या लिख रखा है, लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज, थंब रूल है क्या? वेरी करता है ना। जहां पर मान लो कि किसी एक एरिया में 3 टाइगर रह गए बस, तो ये से 10 किलोमीटर तक करा जाएगा। ज्यादा करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता? बताओ। अगर टाइगर, और मैं आपको एक आंकड़ा भी दे रहा हूं, वहां पर 1 साल पहले 175 टाइगर थे और सिर्फ 3 रह गए हैं, और केस निकल कर आया इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग की वजह से। अब बताओ, सिर्फ 10 किलोमीटर तक प्रोटेक्शन मिलेगी? अब बता दो, कंटेक्स्ट भी बता दिया मैंने आपको। इसको 20 किलोमीटर तक भी करा जा सकता है ना, एग्रेसिव डिसीजन लिया जा सकता है ना। और श्रेय अगर हम ये कहें कि मरने तो कोई बात नहीं, 3 ही बचे हैं, खत्म करो उनको भी। तो क्या टिप्पणी है आपकी इस बात के ऊपर? है एथिकल नहीं है, ठीक है। दांत क्यों मिसमिसारी हो गए? आपके लिए पूछ रहा हूँ यार, केस स्टडीज आप सॉल्व करोगे। मैं नहीं जा रहा हूँ मारने, ना मैंने इलीगल हंटिंग और पोचिंग करी है, ठीक है। जिसने मयूर करी थी तो उसको सजा मिल चुकी है ना। कैसे मिल चुकी है श्रेय सजा? नहीं, जिसने इलीगल हंटिंग करी थी कभी ना कभी उसको सजा मिल चुकी है उसकी। हाँ, उसकी बंदी विकी कौशल के पास है ना। इको सेंसिटिव जोन्स वुड मिनिमाइज, तो इको सेंसिटिव जोन्स वुड मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था, कभी भी टर्म यूज मत करना मैन। क्यों? औरतों का मुकाबला नहीं हो सकता शेरों के साथ, हाथियों के साथ। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, कुछ भी बोल लो। तो दीज एरियाज आर बेस्ड ऑन कोर एंड बफर मॉडल ऑफ अरेंजमेंट। ऑब्वियसली बात है, मैं इतनी देर से आपको इसलिए बता रहा था, ये बार बार बाउंड्री वाले डायग्राम बनाकर इधर भी मैंने बनाया, मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है, इधर भी मैंने बनाई बाउंड्री, वो इसलिए क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन कोर एंड बफर मॉडल। मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाउंड्री पे प्रोटेक्शन, फिर उसकी बाउंड्री पे प्रोटेक्शन, फिर उसकी बाउंड्री पे प्रोटेक्शन। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो? कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, ये हो गया पूरा नेशनल पार्क, कवर हो गया पूरा नेशनल पार्क। थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाकर और डिक्लेयर करा जा सकता है किसी के एरिया को एज इको सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया। ओके, तो
कोर एरिया हैज़ द लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्क। तो चलो आपको ये वाली बात भी यहाँ से आज के बाद क्लियर हो गई है। अंदर कोई भी एक प्रोटेक्टेड एरिया हो, अब ये कंसेप्ट समझ जाओ। जर्नल तौर पर हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या करा जाता है, जिसको आप नेशनल पार्क समझते हो, सिर्फ नेशनल पार्क हाईएस्ट प्रोटेक्शन। और कोई ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होती है क्या यहाँ पर नेशनल पार्क में? नहीं ना। तो समझ आना, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को अगर कोर एरिया बोला जा रहा है तो वो कोर एरिया ही मेन नेशनल पार्क होता है वहाँ का। अच्छा, नेशनल पार्क से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जहाँ पर 2 या 3 नेशनल पार्क आ रहे हो? बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क के बाहर के दायरे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समा सकती है कि मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क को, ऐसा हो सकता है? वेरी गुड। नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, जैसे ये बफर जोन है, मैं यहाँ पर लिख दूँ ये बफर जोन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंदर है नेशनल पार्क, ऐसा हो सकता है? क्यों? तो अंदर मिल तो गई, अंदर मिल तो गई, यहाँ पर एक्टिविटीज अलाउ करी तो जा रही हैं। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? अंदर नेशनल पार्क का डिक्लेयर कर भी देंगे, बाहर कुछ और डिक्लेरेशन अगर कर रहे हैं कोई भी दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया की, यहाँ पर तो वैसे भी कुछ भी अलाउ करा ही नहीं जा रहा है। दिक्कत वाली बात तब हो जाएगी ना कि यहाँ पर अलाउ ना करा जाए और अंदर अलाउ कर दिया जाए, तो ये हॉच पॉच स्ट्रक्चर है, राइट? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखो, कोर एरिया हैज़ द लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्क। जो बफर एरिया होता है, बफर एरिया कोर एरिया के कौन से किसके बाद आता है? सेकेंड लेयर, बफर जोन। ठीक है, बफर एरिया हाउएवर डज नॉट हैव अ लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्क एंड इट कुड बी अ रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। तो श्रेया बिल्कुल सही समझा आपने। अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस इज अ नेशनल पार्क, तो ये क्या हो सकता है इसमें? टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी भी एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाहर की ऐसा क्यों करा जाता है? बाहर के कोर एरिया के बाहर जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पर लिबर्टी है बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, कोर एरिया में कोई लिबर्टी नहीं है और वो नेशनल पार्क है। दिक्कत वाली बात तब हो जाएगी ना, यहाँ आप क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दो, अंदर वो दे दो लिबर्टी। यार ऑब्वियस ही बात है, बाउंड्रीज जितनी बाहर जा रही है वहाँ लिबर्टी बढ़ाओ ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है लिबर्टीज अलाउड है, अंदर नहीं है, अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिसेंटली भागीरथी इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू करा। ये आप शॉर्ट में मत लिखना, कभी भी लिखो तो एक बार तो फुल फॉर्म दे देना, बाद में उसके बाद जितने भी बार आप यूज़ करना चाहो फिर आप ये एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो, MOEFCC एक बार, लेकिन आपको ये इसकी फुल फॉर्म देनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन 4179.59 स्क्वायर किलोमीटर गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक, ये रिसेंटली डिक्लेयर करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये जगह आपने सुनी होगी, ठकुराइन। आपको पूरा ये दिखा देता हूँ, रिक्वायरमेंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ भागीरथी इको सेंसिटिव। ठीक है, ये और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, गौमुख टू उत्तरकाशी, ये आपका गौमुख रीजन कहाँ पड़ता है?
उत्तराखंड, ठीक है, एंड उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ठीक है। इसको क्या डिक्लेयर करा गया, इको सेंसिटिव जोन, यानी कि यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होंगी, प्रोहिबिटेड होंगी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के लीगल स्टेटस की। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ ये है, उसके अंतर्गत ये डिक्लेयर तो करा जाता है, लेकिन उसको यूज़ करके डिक्लेयर करा जाता है इस एक्ट को। ये एक्ट खुद अपने आप में वर्ड मेंशन नहीं करता इको सेंसिटिव जोन्स। सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5, इसको ऐसे रीड करते हैं ना, सेक्शन 3 पहला ब्रैकेट क्लॉज, दूसरा ब्रैकेट सब क्लॉज, सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5। ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, वो ये कहता है भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी एरियाज को इन विच एनी इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस, इट शैल नॉट बी कैरिड आउट और इट शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। बिसाइड्स द एनवायरनमेंट रूल्स 1986 ऑल्सो स्टेट दैट भारत की सरकार जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, पाबंदी लगा सकती है कि यहाँ पर ऐसे रीजन के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज लोकेट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाले दो तरह के रूल्स भारत की सरकार ने इफेक्टिवली यूज़ करे हैं किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने के लिए एज इको सेंसिटिव जोन्स या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। जैसा कि भागीरथी में इतना बड़ा एरिया जो है उसको नोटिफाई करा गया एज इको सेंसिटिव जोन, 4179.59 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या अलाउ करी जाती हैं, कुछ तो मतलब परमिशन तो होगी ना। सबसे बड़ी बात प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानते हैं। कमर्शियल माइनिंग नहीं करी जा सकती, सॉ मिल इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, कमर्शियल यूज़ ऑफ फायरवुड, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, दे आर प्रोहिबिटेड इन सच एरियाज। किसी भी प्रकार की कोई शोर शराबा, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट की वजह से सेटअप होना चाह रही है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक फ्लाइंग ओवर प्रोटेक्टेड एरियाज इन एन एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट इन नेचुरल वाटर बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल एरियाज, ये भी नहीं कर सकते। ये तो होगी प्रोहिबिटेड, प्रतिबंध लगा हुआ है इन एक्टिविटीज़ के ऊपर। रेगुलेटेड कौन सी हैं? रेगुलेटेड है फेलिंग ऑफ ट्रीज, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर रेगुलेटेड इन दीज एरियाज। एक है जिनके ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। दूसरी हमने जो पढ़ी वो क्या पढ़ी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। अब तीसरी है कि जो आप आराम से कर सकते हो। एग्रीकल्चर, अगर ऑलरेडी वहाँ पर लैंड है तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को जो लोकल कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस करती हैं वो करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, with reference to eco-sensitive zones, which of the following statement or statements are correct? Eco-sensitive zones are the areas that are declared under Wildlife Protection Act 1972. गलत है ना, मेंशन तो उसके अंदर भी नहीं है लेकिन उसके अंतर्गत करा जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना। तो ये हो गया। और ऊपर एक्चुअली कौन सा एक्ट होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अलग होता है और एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करना, आपको सारे एक्ट्स के बीच में फ़र्क समझ में आ जाएगा। ये गलती बहुत लोग करते हैं, आज तक पूरा उनको फ़र्क भी नहीं पता होता कि वेटलैंड के रूल्स क्या हैं, वेटलैंड का एक्ट कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अलग कैसे है, और जो अमेंडमेंट वाला एक्ट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे गए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अलग कैसे है। तो यहाँ पर अगर ये 1 गलत है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है करेक्ट क्या है, तो एक तो ये गया और एक ये भी गया, ठीक है। द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स is to prohibit
ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दो जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ये पर्पस होता है, हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर पाबंद लगा दो। सिर्फ एग्रीकल्चर परमिटेड कौन कौन सी थी? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताओ गलत है ये भी? ठीक है, तो डी क्या है? नीदर वन नॉट टू। इसलिए मयूर कभी बौखलाना नहीं है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन्स, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अच्छी जो भी हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अगर आप अपनी पकड़ बना लो, पेपर निकलने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब पेपर क्योंकि मेमोराइजेशन के खेल के ऊपर बेस्ड है, और ये वक्त अब बहुत अच्छा आ रहा है पेपर का, जिसमें यूपीएससी स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर जो दरवाज़ा अभी तक बहुत टफ था, अब बात अगर यही है कि जो लोग कहते हैं कि हम हार्ड वर्क कर रहे थे, पढ़ रहे थे, यूपीएससी वो पूछ नहीं रहे, यूपीएससी कह रहा है उसी में से पूछ रहा हूँ। अगर याद है तुम्हें 1 साल तक वो वाली चीज़ें, तो एग्ज़ाम निकाल के दिखाओ। तो इको सेंसिटिव जोन्स आर एरियाज that are based on the core, all kind of human activities are prohibited, buffer, यहाँ पर grazing, collection of minor forest produce, subsistence agriculture, these are allowed on a sustainable basis, ठीक है। और ट्रांजिशन एरियाज में तो बड़ी सारी एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, ये आपको पता ही है, ओके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।